जय हिंद बच्चों। तो इस लेक्चर में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई इस वीडियो में हम लोग पेपर कोड 822 IA स्टार्ट करने जा रहे हैं सन 2024 जैसा कि चल ही रहा है। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग OMR वाले प्रश्न 1 से 20 तक ओके करेंगे और फुल सोल्यूशन के साथ। तो जिसमें प्रश्न नंबर 1 अब शुरू किया जा रहा है। अब देखो प्रश्न नंबर 1 में क्या कह रहा है। किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी। तो एक वृत्त पर एक बाह्य बिंदु मतलब कि जैसे मान लो अगर ये वृत्त हम बना दे रहे हैं, एक बाहर ये बिंदु देखो हो गया जी। ठीक है। तो इस पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या, तो भाई स्पर्श जो है यहाँ से हम 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। देख लो, वृत्त के बाहर एक बिंदु से वृत्त पर हम अधिक से अधिक 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है ना। तो ये तो ऐसे ही याद रखना है, बाकी चित्र में भी आप लोग देख ही सकते हैं। ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी इसमें विकल्प नंबर बी सही हुआ। और एक बात और इसमें, अगर वृत्त पर कोई बिंदु है तब तो वहां से भाई एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। एक, तो जैसे वृत्त पर अगर कोई बिंदु होता है, ठीक है, तो यहाँ से हम एक ही स्पर्श रेखा, देखो ऐसे एक स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं केवल। ठीक है। लेकिन वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु है तो वहां से हम 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो ये याद रखना है आप लोगों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो है प्रश्न नंबर 2 देखा जाए। इसमें कह रहा है कि बिंदु 7, -3 की वाई अक्ष से दूरी होगी। तो वाई अक्ष से दूरी के लिए यहाँ पर जो है एक्स अक्ष हम लोग बना दें, वाई अक्ष बना दें। ठीक है। और 7, -3 देखो, ये लगभग ये चौथे चतुर्थांश में होगा। जैसे ये बिंदु मान लो 7, -3 का है, मतलब चौथे चतुर्थांश में है ये बिंदु। अब इसका कह रहा है वाई अक्ष से दूरी बताइए। तो वाई अक्ष से दूरी देखो कैसे कैसे होगा, ये इतना और ये इतना। ठीक है। ये है 7, क्योंकि एक्स अक्ष पर 7 इकाई और वाई अक्ष पर 3 इकाई है, तो यानी कि ये जो है इतना 3 है। ठीक है। तो यानी कि ये देखो वाई अक्ष से दूरी जो है इस 7 इकाई होगी इसकी। देखो 7 सही है, विकल्प नंबर सी सही हुआ। इसमें जो बिंदु है ये 7, -3, इसकी वाई अक्ष से दूरी 7 इकाई है। देखो ये है दूरी, वाई अक्ष से दूरी इस बिंदु की 7, -3 की जो है दूरी वाई अक्ष से 7 इकाई होगी। ठीक है ना। तो इसमें 7 सही है, फिर विकल्प नंबर सी सही हुआ। तो यानी कि अब तब ये भी प्रश्न ओके हुआ आप लोगों का। चलिए अब अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3। इसमें कह रहा है कि P sin थीटा बराबर Q cos थीटा, तो कोसेक थीटा का मान होगा। यानी कि P sin थीटा बराबर Q cos थीटा। ठीक है। तो यानी कि यहाँ से अगर हम लोग मान निकालना चाहें तो एक काम करो, cos थीटा का लेफ्ट में पक्षांतर कर दिया जाए और P का राइट में पक्षांतर कर दिया जाए। ठीक है। तो ये देखो जी, इस प्रकार ये tan थीटा बराबर Q/P हमें मिल गया। ठीक है। यानी tan थीटा का मान मिल गया। तो अब एक अनुपात का मान अगर हमें पता है तो हम समकोण त्रिभुज बनाकर पाइथागोरस प्रमेय उसमें लगाते हुए किसी भी अनुपात का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, अब जैसा कि आप लोगों को पता होगा। ठीक है। तो चलो, जैसे ये ABC, ठीक है, ये थीटा कर दिया जा रहा है। तो tan थीटा बराबर क्या आया है, tan थीटा बराबर आया है Q/P। यानी कि यहाँ पर आप लोग ये लिख सकते हैं लंब बटे आधार। ठीक है। ये तो लंब Q है, आधार P है। तो लंब Q है और आधार P है। ठीक है। तो यहाँ से कर्ण का मान निकाला जाए तो भाई पाइथागोरस प्रमेय लगाए हम लोग। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद यहाँ से Q का स्क्वायर प्लस यहाँ से P का स्क्वायर आया। ठीक है। और देखो जी, AC बराबर ये पूरा ही वर्गमूल निकालेंगे तो P² प्लस Q² ये आ जाएगा जी। ठीक है ना। वर्गमूल, भाई हमें इधर वर्गमूल निकालना है राइट में, तो पूरा ही अंडर रूट कर देंगे। यानी कि ये आ गया आप लोगों का P² प्लस Q²। अब जिसका मान ज्ञात करना है ज्ञात करो। तो मान ज्ञात करना है कोसेक थीटा का, और कोसेक थीटा बराबर सूत्र होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे
लंब, ठीक है। तो कर्ण यहाँ से जो है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे लंब यहाँ से क्या है, क्यू है जी, ठीक है। तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 2 भी आप लोगों को, आपके पहले देख लें कौन सा विकल्प सही हुआ। ये विकल्प नंबर ए, ठीक है ना, विकल्प नंबर ए सही है, ठीक है। अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे क्यू, देख लें आप लोग, यही आया है कोसेक थीटा बराबर, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 3 भी आप लोगों का ओके। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। ये आ गया जी प्रश्न नंबर 4। इसमें जी प्रश्न नंबर 4 में इसमें दे रखा है tan 1 अंश इंटू tan 2 अंश इंटू tan 3 अंश tan 4 अंश tan 5 अंश tan 6 अंश, और ये सीरियल वाइज गिनती काउंटिंग दे रखा है पूरा से। लास्ट में देखें tan 88 अंश और tan 89 अंश तक, यानी कि पूरा ये tan 1 डिग्री से लेकर tan 89 डिग्री तक ये सीरियल वाइज गिनती दे रखा है, ठीक है ना। तो मतलब कि इन सब का मान होगा। तो अब देखो कैसे इसे लिखने का थोड़ा सा एक तरीका बताया जा रहा है। जैसे ये tan 1 अंश दे रखा है, उसके बाद tan 2 अंश दे रखा है, उसके बाद tan 3 अंश दे रखा है, उसके बाद देखो बीच में यहाँ पर tan 4 अंश भी है, ठीक है ना, tan 5 अंश भी है, और कहीं आगे जाकर इधर tan 45 अंश भी मिलेगा, ठीक है ना, ओके। उसके बाद फिर आगे ऐसे आगे बढ़ेंगे तो लास्ट में जो है tan 88 अंश इंटू tan 89 अंश, ठीक है ना, ये सब ऐसे दे रखा है जी। अब देखो, अब इसमें से केवल हमें जो है बीच में जो tan 45 है उसका मान हम लोग 1 लिख देंगे, क्योंकि tan 45 अंश का मान 1 होता है, ठीक है। tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो बीच में हम इसका मान 1 लिखेंगे। बाकी और देखो जी, 1 से लेके 89 तक ये काउंटिंग है, गिनती। तो tan 45 अंश के लेफ्ट में जितनी संख्याएं हैं उतनी ही इधर भी है, tan 45 अंश के राइट में भी उतनी ही संख्याएं हैं, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हैं, लिख कर चेक कर सकते हैं। tan 45 अंश के लेफ्ट में जितने भी नंबर हैं इधर गुणे में ये tan 1 अंश, tan 2 अंश इंटू tan 3 अंश इंटू tan 4 अंश, tan 5 अंश, ऐसे ही tan 45 अंश के राइट में भी उतनी ही संख्याएं हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो है हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। tan 1 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस 89, ठीक है। उसके बाद tan 2 की जगह पर लिख सकते हैं हम लोग tan 90 माइनस 88, ठीक है। ऐसे ही tan 30 अंश की जगह पर tan 4 अंश की जगह पर लिख सकते हैं। उसके बाद tan 45 का मान 1 होता है तो 1 लिखा जाए। उसके बाद देखो जी, देखो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, tan 45 अंश के लेफ्ट में ये सबको हम 90 माइनस थीटा वाले सूत्र में तोड़ रहे हैं, ठीक है ना, सबको तोड़ेंगे पूरा 1 से लेकर 44 अंश तक 90 माइनस थीटा में सबको तोड़ेंगे। उसके बाद ये बीच में tan 45 अंश का मान 1 रखेंगे, और उसके बाद tan 45 के बाद जितना भी राइट में है उन सबको हम वैसे ही उतारेंगे, वैसे ही लिख देंगे, उसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। ये देखो जी, इतना काम करेंगे यहाँ पर। एक बार और सुन लो, tan 45 अंश के लेफ्ट में ये जितने भी दे रखे हैं, ये tan 1 अंश, tan 2 अंश, tan 3 अंश, इन सबको हम 90 माइनस थीटा वाले सूत्र में तोड़ेंगे, ठीक है। और tan 45 अंश का मान 1 लिखेंगे। फिर tan 45 अंश के राइट में जितना भी है सबको हम वैसे ही उतारेंगे, लिखेंगे, ठीक है ना, सबको वैसे ही लिखेंगे। अब देखो जी, अब जो 1 लिखे हैं tan 45 अंश का मान, इसके लेफ्ट में ये जितने भी tan 90 माइनस 89, tan 90 माइनस 88, tan 90 माइनस 87, ऐसे ऐसे आएगा सब। तो यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा वाला सूत्र जब प्रयोग करेंगे तो ये सब कॉट में बदल जाएगा, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, ठीक है ना। तो यानी कि ये हम लोग अगले पेज पर लिख रहे हैं कॉट 89, कॉट 88, ठीक है। ऐसे ऐसे डॉट डॉट, फिर बीच में 1 है ही, फिर डॉट डॉट, फिर जो है यहाँ से tan 88 दिया ही है, और फिर tan 89। अब बीच वाला हम लोग छोड़ रहे हैं, ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं, अब यहीं पर समझ जाना है इतने में ही। अब देखो जी, अब कॉट की जगह पर हम 1/tan थीटा लिख सकते हैं, तो ये जी देखो बदला, ठीक है। उसके बाद कॉट 88, यहाँ भी देखो 1/tan, ठीक है।
ये एक लिखें ऐसे ही। उसके बाद ये tan 88, मतलब कि ये जो है सब ऐसे ही लिखा जा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो ये सब गुणे में है, सब गुणे में है, ये सब गुणे में है, ये सब जितना भी है, ये एक के लेफ्ट में जितना भी है ये सारा सूत्र ऐसे बदलेगा, सारा बदलेंगे, और एक के राइट में जो भी है सबको वैसे ही लिखेंगे। तो देखो ये बारी बारी से सब सब कट जाएगा, ये सब कट के जो है बराबर एक केवल बचेगा आंसर में, ये सारा ही कट जाएगा, ठीक है ना। 1/10 87, 10 87 से कट जाएगा। 1/10 86, 10 86 से कटेगा। 1/10 85, 10 85 से कट जाएगा। ऐसे ऐसे एक के लेफ्ट में एक के राइट से एक 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 कटता जाएगा, एक 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 के लेफ्ट में और एक एक के राइट से, ऐसे एक एक कटता जाएगा और सब कट के एक बच जाएंगे। तो यानी कि विकल्प देख लिया जाए कौन सा सही हुआ। यानी एक मतलब ये कि विकल्प नंबर डी सही है, ठीक है ना। तो देखो ये भी क्वेश्चन हम लोग ओके कर लिए, प्रश्न नंबर 4 भी। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 की तरफ। ये आ गया जी प्रश्न नंबर 5। इसमें कह रहा है कि यदि समीकरण 3x² प्लस 5x माइनस क्यू बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो क्यू का मान होगा। तो ये द्विघात समीकरण है और मूल बराबर होने का प्रतिबंध बता दिया है। तो मूल बराबर होने का प्रतिबंध जो होता है वो b² माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है। यहाँ से इस वाले सूत्र से हम क्यू का मान ज्ञात करेंगे, ये मूल बराबर होने का प्रतिबंध होता है। तो b का मान देखा यहाँ द्विघात समीकरण से b का मान 5, ठीक है, माइनस 4 गुणे a का मान 3 गुणे c का मान माइनस क्यू, ठीक है ना। अब 5 का स्क्वायर हटाएंगे तो 25 और इधर इन तीनों में मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये प्लस 12 क्यू बराबर 0, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर जो है पहले 25 का पक्षांतर करेंगे फिर 12 का पक्षांतर करेंगे। तो पहले यहाँ से 25 का जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस में 25 आएगा और 12 का जब पक्षांतर करेंगे तो बटे में होगा, यानी कि ये जी -25/12, यानी विकल्प नंबर ए सही है, ठीक है ना। देखा, तो ये प्रश्न नंबर 5 भी ओके हुआ आप लोगों का। चलिए तब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। ये आ गया जी प्रश्न नंबर 6। इसमें समांतर श्रेणी -62 -59 है और डॉट डॉट फिर 7 10 का 11वां पद होगा। तो कोई दिक्कत नहीं जी, ये माना जाए। मतलब क्या मानना है, यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न है, OMR वाला क्वेश्चन है, तो ये तो हम रफ कार में इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फिर माना क्या मानना है, यहाँ से डायरेक्ट ही देख लें सभी लोग। ए का मान जो है -62 और डी का मान निकाल लो जी, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा -59 प्लस 62, यानी कि आ जाएगा ये 59 और 160, यानी प्लस में 3, ठीक है। यानी डी का मान जो है प्लस में 3 आया। और देखो जी क्या है, इसका 11वां पद यानी कि n का मान 11, ए तो ए 11 हमें ज्ञात करना है। देख लो जी, n का मान 11 होगा जिसमें, तो ए एन यानी हमें ए एन ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। 11वां पद ज्ञात करना है। ए का मान क्या है जी, थोड़ा पीछे देख लें हम लोग, -62, n का मान 11 है और d का मान क्या है जी, तो d का मान 3 आया था। बस अब इसी को सॉल्व कर दें। 11 में से 1 घटा 10 और 10 में 3 का गुणा करेंगे तो 30, और देखो जी माइनस प्लस माइनस यानी घट कर ये माइनस में 32। तो इसका 11वां पद जो है वो -32 आया है, अर्थात विकल्प नंबर बी सही है। देखो -32, ठीक है ना। तो ये प्रश्न नंबर 6 भी हम लोग ओके किए, देख लो। तो प्रश्न नंबर 7 की तरफ। इसमें दे रखा है कि यदि पीई बराबर 0.05 तो पीई बार का मान होगा। तो एक सूत्र तो आपको आप लोगों को प्रायिकता में पता ही होगा कि पीई प्लस पीई बार बराबर 1, ठीक है ना। देखो अब पीई का मान है 0.05 प्लस पीई बार निकालना है 1, ठीक है।
अब 0.05 का जो है राइट में पक्षांतर कर देंगे, तो 1 माइनस 0.05, और ये एक में से घटाना है जी, तो एक में से मतलब ये दशमलव का घटाना, ठीक है ना, देख लो यहाँ से घटा ही लो, हासिल लेकर 5 बचेगा और ये 9 बचा है 0, यानी 0.95, तो 0.95 अर्थात विकल्प नंबर डी सही है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न नंबर 7 भी हम लोग फाइनल कर लिए। अब ये सूत्र आप लोग को याद रखना है, PE प्लस PE बार बराबर 1, तो इसमें विकल्प नंबर डी सही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। इसमें कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिया निकाली जाती है, तो गेंद के लाल होने की प्रायिकता होगी। तो भाई देखो यहाँ पर कुल संभव परिणाम जो है, तीन और 5, 8 गेंदें, कुल 8 गेंदें हैं, ठीक है ना। तो ये कुल संभव परिणाम 8 है यहाँ पर। और देखो गेंद के लाल होने की प्रायिकता याद करनी है, तो यानी घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम जो होगा, जिसकी हमें प्रायिकता याद करनी है उसकी संख्या, सीधी सीधी बात है, जिसकी प्रायिकता याद करनी है उसकी संख्या, तो हमें लाल होने की प्रायिकता यानी जो है 3, घटना के अनुकूल परिणाम 3 होगा। तो याद करो भाई प्रायिकता, तो प्रायिकता मतलब ई जो है घटना हम मानते हैं, इवेंट मीन्स घटना होता है, ठीक है ना। घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, 3/8, यानी विकल्प नंबर ए सही है। जैसे ये क्वेश्चन अभी OMR वाला है तो थोड़ा डायरेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। बाकी जब वर्णनात्मक में अगर क्वेश्चन मिलता है तो भाई अच्छे से लिखित मानते हुए सब कुछ विस्तार से सब, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो जी एक सूत्र है प्रायिकता में, आप लोग को पता ही होगा, घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, प्रायिकता ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला, ठीक है। यही इसी फार्मूले से ही हम लोग सारी प्रायिकताएं ज्ञात करते हैं, जितनी भी प्रायिकताएं ज्ञात करनी होती है, कि किसी भी मतलब मान लो घटना अगर ई है तो घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या, ठीक है ना, अगर घटना ई माना गया है तो यानी कि ये प्रश्न नंबर ये भी कंप्लीट हुआ, ये 3/8 आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। इसमें कह रहा है जी चित्र में DE समांतर BC, DE समांतर BC है तो CE की माप, तो जैसा कि जो है ये थेल्स प्रमेय पर आधारित है, यानी कि जब किसी त्रिभुज में अगर ऐसे समांतर मिल जाए तो हम वहाँ पर जो है थेल्स प्रमेय यानी BPT प्रमेय हम लोग लिखेंगे। BPT प्रमेय क्या इसमें बनेगा, तो AD/DB बराबर AE/EC, ठीक है ना। ये देखो ये थेल्स प्रमेय बनेगा ऐसे, अगर समांतर है ऐसे त्रिभुज में दे रखा है तो, ठीक है ना, AD/DB देखना चित्र में आप लोग बराबर AE/EC, ठीक है ना। आप देखो जी अब यहाँ पर जो भी मान हमें पता है सारा मान हम इसमें रखेंगे, जैसे AD का मान 1.3 बटे DB का मान 3.9 बराबर AE का मान 1.5 बटे EC, तो हमें EC निकालना है, तो यानी कि अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, तो यहीं पर काम कर दिया जा रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब कि 1.3 मल्टीप्लाई EC बराबर, बाकी इधर से करेंगे तो 3.9 मल्टीप्लाई 1.5, ठीक है ना। उसके बाद देखो जी EC बराबर अब क्या होगा, EC बराबर जैसे ये 13 से काट दिया जाए, ये जैसे एक काम करो पहले पक्षांतर ही कर लो, देखो जी ये 1.3 का पक्षांतर किया गया है राइट में, ठीक है ना। तो 1 से 1 ये कटा, तो यानी 13 और ऊपर 39 हो गया जी, ठीक है ना। एक एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव काट दिए हम लोग, उसके बाद 13 एक अन्नम 13 और 13 तिया 39, ये भी पूरा पूरा कट गया, ठीक है ना। यानी कि आ जाएगा EC बराबर, देखो 3 × 1.5 बचा है, यानी 15 तिया 45 अर्थात 4.5
5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, यही आंसर होगा जी। 4.5 सेंटीमीटर यानी विकल्प नंबर डी सही हुआ। तो बीपीटी मतलब समांतर दे रखा था, तो उस यहाँ से हम लोग जो है थेल्स प्रमेय का यूज किए और फिर वहाँ से मान पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए देख लें इसी का मान ज्ञात किया गया। तो ये प्रश्न नंबर 9 भी आप लोगों को ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। ये भी चैप्टर 6 से ही दे रखा है। समरूप बताना है। इसमें देखा क्या कह रहा है, कह रहा है कि चित्र में त्रिभुज एम एन एल तथा त्रिभुज पी क्यू आर में कोण एम बराबर कोण क्यू बराबर 70 अंश, एम एन बराबर 3 सेंटीमीटर, एम एल बराबर 4.5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 2 सेंटीमीटर तथा क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित में से सही होगा। अब देखो जी, ये दो त्रिभुज दिया है और ये समरूप है, तो अभी देखा जाए, चेक किया जाए भाई समरूप है कि नहीं। संगत अक्षर के साथ हम लोग चेक करेंगे, संगत अक्षरों के साथ एकदम, ठीक है ना। तो जैसे कि अब देखें यहाँ विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर बी और विकल्प नंबर सी में स्टार्टिंग त्रिभुज एन एम एल से ही हो रहा है, ठीक है ना, एन एम एल, ठीक है। तो स्टार्टिंग हम लोग तब त्रिभुज एम एन एल से ही करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है ये चेक करें कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं। मतलब ये है कि पहले ये दो भुजाएं दे रखी हैं, दो दो भुजाएं, और उनके बीच का कोण दे रखा है। अर्थात अगर ये समरूप है दोनों, तो ये दोनों भुजाएं समानुपाती हैं और उनके बीच का कोण 70 अंश वो तो बराबर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये भुजाएं हम लोग चेक करें समानुपाती है कि नहीं है, क्योंकि मापे जो है थोड़ा सा अलग हो रही हैं, दोनों में मिला लो आप लोग, ठीक है ना। तो ये भुजाएं मतलब ये कि एम एन, देखो जी ये पहले त्रिभुज में भुजा हम लोग लिखे हैं एम एन, तो जो पहला त्रिभुज बड़ा वाला है उसमें से एम एन भुजा लिखा गया है, तो छोटे वाले त्रिभुज से हम लोग पी क्यू लिखे हैं, ठीक है। ये हम लोग याद करेंगे अभी। और उसके बाद एम एल, एम एल पहले त्रिभुज से, बड़े वाले त्रिभुज से एम एल लिया जा रहा है, तो यहाँ से जो है छोटे वाले त्रिभुज से क्यू आर, ठीक है ना, ये हम लोग याद करें। अब देखो एम एन का मान यहाँ से 3 है और पी क्यू का मान 2 है, ठीक है ना। एम एल का मान 4.5 है और क्यू आर का मान 3 है, ठीक है। यहाँ पर देखो जी, ये जब सॉल्व करेंगे इसे, तो 4.5 मतलब दशमलव हटा दो, एक नीचे जीरो बढ़ाकर, क्योंकि राइट से एक अंक के बाद दशमलव है, तो ये दशमलव हटाकर एक नीचे जीरो बढ़ा दो, दशमलव हट गया। उसके बाद ये 15 से काटो, अब 15 तियाँ 45 और 15 दूना 30, यानी कि ये आ गया जी 3/2, ठीक है ना। तो यानी भुजाएं तो समानुपाती हैं और उनके बीच का कोण भी 70 अंश यानी बराबर है, तो यानी भुजा कोण भुजा से तो ये समरूप हुआ। लेकिन अब नाम कैसे लिखा जाए इनका, ठीक है। तो अब देखो जी, इनका जो नाम लिखा जाएगा, समरूप तो है ये तो हम लोग चेक कर लिए, दो भुजाएं समानुपाती हैं और उनके बीच का कोण भी बराबर ही है 70 अंश। तो समरूप के लिए नाम लिखा जाए, तो अगर हम लोग जैसे विकल्प में स्टार्टिंग जो है त्रिभुज एन एम एल से ही है, देखो तीनों विकल्पों में, ठीक है ना, ए बी सी स्टार्टिंग एन एम एल से है, तो एन एम एल से है स्टार्टिंग, ठीक है ना। अब देखो तब इसका कैसे हम लिखें, ये दूसरे वाले का नाम एन एम एल, तो एन एम एल मतलब ये कि यहाँ से जो है ये 3 के रास्ते हम लोग चले हैं 70 अंश तक, उसके बाद ये देखो ऐसे आ रहे हैं एन एम एल, ऐसे आए हैं, ठीक है ना। ये देखो, तो यहाँ से हम लोग पी के रास्ते चलेंगे और ये देखो जी ऐसे आएंगे, पी के रास्ते चलना है, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ से जो है पी क्यू आर इसका नाम निकलेगा। भाई भुजाएं, ये भुजा जो है इसके संगत किया गया था और ये वाली भुजा जो है इसके संगत है, ठीक है। तो रास्ता एकदम सेम होना चाहिए जाने का। तो ये देखो इस प्रकार जो है, अगर एन एम एल लिख रहे हैं तो ये पी क्यू आर ही होगा, तो पी क्यू आर, ठीक है ना। देखो ये इस प्रकार ये हम लोग लिखेंगे। असमरूप है ये तो हम लोग चेक कर ही लिए पहले, तो कौन सा विकल्प सही होगा भाई, एन एम एल समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, यानी कि विकल्प नंबर सी सही हुआ जी, ठीक है ना। ये देखो एन एम एल समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 10 भी आप लोगों को फाइनल। चलिए तब आगे बढ़ते हैं।
ये आ गया प्रश्न नंबर 11। इसमें कह रहा है कि 1/2 सेमी व्यास के गोले का पृष्ठ होगा। तो जैसे कि इसमें हम लोग जो है आर बराबर गोला दिया है, ध्यान रखना। तो आर बराबर व्यास का हम लोग आधा करते हैं, यानी कि व्यास का आधा हुआ भाई तो 1/4 हो गया। उसके बाद अब सूत्र लगा दो, हमें त्रिज्या पता है तो गोले का पृष्ठ बराबर क्या होता है 4πr² होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखो ऑप्शन सारा पाई में दे रखा है, तो यानी पाई का मान हम लोग नहीं रखेंगे और आर का मान जो है भाई लिखा जाए 1/4 गुणे 1/4 दो बार। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हुआ, यानी कि π/4 सेमी स्क्वायर ये बचा, यही आंसर है। तो π/4 कहाँ है जी, विकल्प नंबर बी सही है। इसमें देखो π/4 सेमी स्क्वायर। ठीक है, तो यानी ये प्रश्न नंबर 11 भी हो गया आप लोगों का कंप्लीट। चलिए प्रश्न नंबर 12 की तरफ। 12 में कह रहा है कि 6 सेमी त्रिज्या के वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है, तो संगत चाप की माप होगी। अब देखो जी, 6 सेमी त्रिज्या का वृत्त है और उसका एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो एक चित्र बना लें हम लोग। ये वृत्त बन गया जी, ये एक जीवा भी हम लोग बना दिए। ठीक है, और ये केंद्र हुआ जी, ये देखो जी, ये केंद्र वाला जो कोण है वो 30 अंश दे रखा है। ठीक है, 30 अंश। तो संगत चाप की माप होगी, यानी कि जो ये चाप ए बी है, ये चाप ए बी यही हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना जी, ये देखो जी, ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। चाप की लंबाई केवल ज्ञात करनी है, देख लो, यानी चाप ए बी की लंबाई। तो अब ये सूत्र होता है, यहाँ पर पहले तो हमें त्रिज्या पता ही है। ठीक है, त्रिज्या मतलब कि आर बराबर 6 सेमी, 6 सेमी दिया है, आर बराबर 6 सेमी। ठीक है, और थीटा जो है वो 30 अंश दे रखा है, देख लें थीटा का मान 30 अंश। तो चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र होता है चाप की लंबाई θ/180 अंश पाई आर। ठीक है, तो थीटा का मान यहाँ से जो है 30 और 180, ये विकल्प देखा पाई में तो नहीं दे रखा है, विकल्प पाई में ही दिया है, यानी पाई का मान हम लोग नहीं रखेंगे, पाई को ऐसे ही लिखा जाए और आर का मान यहाँ से जो है 6। ठीक है, अब देखो जी, अब ये 30 से ये डायरेक्ट काट दो, 30 6 के 180 और फिर 6 से 6 भी कटा, यानी सब कट पीट कर पाई सेमी आंसर। ठीक है ना, तो देखा जाए कौन सा विकल्प है भाई, पाई सेमी, मतलब ये कि विकल्प नंबर डी सही है, पाई सेमी। ठीक है ना, जो चाप ए बी है उसकी लंबाई हम लोग याद कर लिए, पाई सेमी आया है, यानी विकल्प नंबर डी सही हुआ। तो जैसे कि सूत्र पता ही होगा, चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र θ/180 पाई आर। यानी ये भी प्रश्न आप लोग को ओके। तो चलिए अगले भाग की तरफ। ये आ गया जी प्रश्न नंबर 14। इसमें कह रहा है कि संख्याओं 128 और 182 तथा 78 का एचसीएफ होगा। तो 182 का खंड कर लिया जाए, गुणनखंड। जैसे OMR वाला क्वेश्चन है ये, तो यहीं से देख लो कॉमन नंबर क्या है दोनों में। दोनों के गुणनखंडों में जो कॉमन नंबर है वो क्या है, वो 2 है दोनों में कॉमन, और फिर 13 है। ठीक है, और जब गुणा करेंगे 13 दूना 26, यही आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर बी इसमें सही हो गया। तब अब लिखना क्या है, OMR वाला क्वेश्चन है भाई, ऐसे ही टिक कर दें। अगर वर्णनात्मक में यही क्वेश्चन अगर देता तो फिर हम लोग लिखते अच्छे से, फिर उसमें कॉमन नंबर लेकर अच्छे से दिखाते कि हाँ एचसीएफ क्या है। बाकी आप लोग यही डायरेक्ट ही दोनों में गुणनखंडों में कॉमन नंबर जो है वही देख लो, वही एचसीएफ होता है, कॉमन नंबर जो होता है। ठीक है, चाहे 2 संख्याएं हो चाहे 3 संख्याओं का हो। ठीक है ना, तो मतलब ये डायरेक्ट कर दिया गया है। तो इस प्रकार ये भी प्रश्न आप लोगों का ओके। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, इसमें कह रहा है कि बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 है, उसकी ऊंचाई 8.4 है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो भाई इसमें भी सब कुछ ठीक ठाक दे रखा है, आर का मान 3.5 सेंटीमीटर,
एच का मान 8.4 सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई? तो वक्र पृष्ठ बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2πr/h, ठीक है ना। अब दो ऐसे ही लिखा जाए, पाई को भी ऐसे ही लिखा जाए। आर का मान 3.5 दे रखा है, एच का मान 8.4 दे रखा है। फिर इन सब का गुणा करेंगे जब, तो आ जाएगा 8, 58.8 पाई सेमी स्क्वायर, ठीक है ना। यही आंसर होगा जी। आप गुणा कर सकते हैं आप लोग, 2 गुणे 3.5 गुणे 8.4, इन तीनों का गुणा करेंगे तो ये सब आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो यानी देखें विकल्प नंबर डी सही हो रहा है इसमें भी, 58.8 पाई सेमी स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 16 की तरफ। ये आ गया जी प्रश्न नंबर 16। इसमें कह रहा है कि 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है, तो उसका क्षेत्रफल होगा। 4 सेमी त्रिज्या वाले, यानी कि इसमें भी एक वृत्त ही बनाया जाए। ये बन गया वृत्त। 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण, तो हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। तो मतलब इसमें भी चित्र वैसे ही बनेगा, बिल्कुल वही चीज़ है, ठीक है ना। ये केंद्र हो गया जी, ये जो है एक जीवा कर दो यहाँ पर ए बी, और फिर ये मिला दिया जाए, ठीक है। तो यानी कि और ये कोण भी दे रखा है, ये कोण दे रखा है 60 अंश का, ठीक है ना। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब ये पूरा हमें ज्ञात करना है, पूरा ये कितना है जी, ठीक है ना, त्रिज्यखंड। तो सब कुछ ठीक ठाक दे रखा है। आर बराबर 4 सेमी, थीटा का मान 60 अंश, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वाला जो सूत्र होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 अंश पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो थीटा का मान 60 है। और देखो जी विकल्प देख लें हम लोग, पाई में दे रखा है, हाँ जी ये भी पाई में दे रखा है। तो पाई को हम लोग ऐसे ही रहने दें। आर का मान क्या है जी? तो आर का मान यहाँ 4 दे रखा है, 4 गुणे 4, 0 से 0, 6 का नम 6, 6 6 के 36, ठीक है। 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 दूना 4, क्या आ जाएगा? 4 दूना 8 बटे 3 पाई सेमी स्क्वायर। इसका भी देख लिया जाए जी, कौन सा विकल्प आ रहा है? 8/3 पाई सेमी स्क्वायर, यानी विकल्प नंबर सी सही है, ठीक है ना। 8.3 पाई सेमी स्क्वायर इसका क्षेत्रफल, मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग याद किए, ठीक है। तो ये भी प्रश्न ओके हुआ। चलिए तब प्रश्न नंबर 17 की तरफ। इसमें कह रहा है कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बराबर 0 का विविक्त कर होगा। तो भाई सबसे पहले तो विविक्त कर ज्ञात करने का सूत्र होता है, ठीक है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसमें d को हम विविक्त कर बोलते हैं। अब देखो जी, द्विघात समीकरण से ही डायरेक्ट हम लोग ऐसे ही देख लें, b का मान 1 है प्लस में 1, ठीक है, -4 गुणे a का मान भी 1 है और c का मान -1 है। आप लोग द्विघात समीकरण जो दे रखा है उसमें देख सकते हैं, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर 1 करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस, 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4, और 4 और 1 5, यानी कि विकल्प नंबर बी इसमें सही हुआ, ठीक है ना। देखो 5 आंसर है। तो ये प्रश्न नंबर 17 भी आप लोगों ओके। चलिए प्रश्न नंबर 18 की तरफ। ये आ गया जी प्रश्न नंबर 18। इसमें कह रहा है कि द्विघात समीकरण 1 - 4x + 4x स्क्वायर बराबर 0 के मूलों का योगफल होगा। तो मूलों का योगफल तो भाई ज्ञात करने का सूत्र होता है, मूलों का योगफल बराबर -x का गुणांक, ठीक है ना। देख लें द्विघात समीकरण जो दे रखा है उसमें -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। ये देखो ये मूलों का योगफल वाला सूत्र होता है, -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब देखो 4 से 4 कटी जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस यानी +1, ठीक है। यानी विकल्प नंबर सी सही हुआ जी। देखो जी +1 आंसर हुआ, ठीक। तो यानी ये प्रश्न नंबर 18 भी आप लोगों का ओके। चलिए तब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ।
इसमें देखो जी कह रहा है कि साड़ी है, इसमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो ये तो हम लोग पीछे से ही करते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। समांतर माध्य ये आप लोग के लिए होमवर्क छोड़ा जा रहा है। पीछे से हम लोग कई क्वेश्चन, जब से ये अनसॉल्व शुरू हुआ है तब से बहुत सारा क्वेश्चन समांतर माध्य का ज्ञात कर चुके हैं, ठीक है ना, सॉल्व कर चुके हैं समांतर माध्य वाला क्वेश्चन। तो ये होमवर्क छोड़ दिया जा रहा है आप लोगों के लिए। आप लोग याद करके ये विकल्प अपना टिक कर दी, मतलब विकल्प सही करिएगा। चलिए अगले भाग की तरफ। ये प्रश्न नंबर 20, इसमें बताना है माध्यक वर्ग, ठीक है ना। तो निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। तो माध्यक वर्ग मतलब ये तो संचयी बारंबारता हमें निकालना पड़ेगा जी, ठीक है ना। तो संचयी बारंबारता के लिए जैसे पहले एक तो हम लोग ऐसे ही सारणी बना लेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। उसमें जो है अच्छे से तब क्लियर हो जाएगा कि माध्यक वर्ग क्या है। हालांकि इस ये माध्यक वर्ग भी हम लोग पीछे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, माध्यक वर्ग बताए हैं हम लोग, लेकिन फिर यहाँ एक बार और देख लिया जा रहा है। तो इसके लिए संचयी बारंबारता हम निकालते हैं। तो पहले ये सारणी लिख दिया जाए ताकि आप लोग को एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाए कि इसमें हम कैसे देखेंगे माध्यक वर्ग, ठीक है। देखो जी ये बना दिया गया है, यहाँ पे लिख दिया गया है जो भी ये सारणी दी गई है। बाकी वर्णनात्मक में अगर यही क्वेश्चन मिलता है तो फिर अच्छे से उसे लिख कर बताना है फिर, ठीक है ना। यह रफ्कार में हम लोग बना रहे हैं, इसे सब रफ्कार में हो रहा है ये सारा काम। तो यहाँ पर जो है बारंबारता जो है पहले हम लोग संचयी बारंबारता निकालेंगे, ठीक है ना। संचयी बारंबारता CF, देखो 8 है, पहले तो 8 हो जाएगा। 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 होगा। 14 में 11 जोड़ेंगे तो आ जाएगा ये 25, ठीक। 25 में 18 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 43, और 43 में 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 49। अब ये 49 जो है ये n का मान होता है, ठीक है ना। तो अब देखो जी n/2 करना है, यानी 49/2। यहीं से पता करते हैं हम लोग माध्यक वर्ग n/2 करके। काटो जी, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 पचे 10, यानी कि ये आ गया है 24.5, ठीक है। अब 24.5 को हम संचयी बारंबारता वाले लाइन में देखेंगे कि किस में है ये। तो 24.5 जो है 25 के अंदर आ रहा है जी, ठीक है ना। देखो जी 25 के अंदर ही लेंगे हम 24.5 को, संचयी बारंबारता वाले लाइन में देखना है तो ये 25 में ही लिया जाएगा। और 25 के ये बिल्कुल सीध वाला देखो जी क्या है, ये माध्यक वर्ग बन गया था, ठीक है ना। 20 से 30, यानी विकल्प नंबर बी इसमें सही है जी। 20 से 30 जो माध्यक वर्ग है वो 20 से 30 आंसर, ठीक है ना। तो देख लें, ये माध्यक वर्ग भी हम लोग बताए संचयी बारंबारता निकालते हुए। तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 20 भी आप लोगों का ओके हुआ। तो यानी OMR वाले ये सारे प्रश्न जो है 1 से 20 तक हम लोग आज फाइनल कर लिए। तो अब इस वीडियो में इतना ही रहने दिया जा रहा है, और इसके अगले वीडियो में हम लोग वर्णनात्मक खंड ब शुरू करेंगे। तब तक मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब के साथ। जय हिंद, जय भारत।